तभी रास्ते में एक पकोड़े की दुकान दिखी। हमने सोचा थोड़ा वहाँ बैठ के आराम भी हो जाएगा और थोड़ा पकोड़े खा लेंगे। मैं जैसी पकोड़ा खाने वाली थी, मिल गया था, तभी एक औरत आई और वो बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी और दुकान वाले से ही बोल रही थी कि सुनिए ना, मैं अपने परिवार वालों से बिछड़ गई हूँ और मेरा कोई नहीं मिल रहा, मेरा पर्स मोबाइल सब उनके पास है। तो मैंने फटाक से पूछा कि आपने अनाउंसमेंट कराया? वो बोली हाँ, मैंने कब से अनाउंसमेंट करा रही हूँ पर वहाँ कोई नहीं आया। वो लोग भी बोल रहे हैं कि आपका तो कोई नहीं आ रहा है, इतनी देर हो गई। वो बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी, थोड़ा रो भी रही थी। करीब 45 या 46 साल की होगी एज में। वो लेडीज़ बिहार की, आरा की थी। फिर वो तुरंत मेरे पास आ गई, मैं जहाँ खा रही थी। वो बोली कि सुनिए ना, आप मुझे 100 रुपये दीजिए, मैं आपको लौटा दूँगी और मैं कैसे भी ट्रेन पकड़ के चली जाऊँगी। मैं बोली कि ठीक है, मैं दूँगी। वो बोली कि 100 रुपये के साथ साथ आप अपना मोबाइल नंबर भी दे दीजिए। मैं बोली इसकी ज़रूरत नहीं है, आप किसी और की भी हेल्प कर दीजिएगा, हो जाएगा। बोली नहीं नहीं, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ऐसे पैसे लूँगी ही नहीं, आप अपना नंबर जब तक नहीं देंगी। फिर मुझे तकलीफ़ हुआ। मैं बोली कि ठीक है, मैं नंबर देती हूँ, आप पैसे ले लीजिए। पैसे और नंबर दोनों ही हाथों में लेके वो चली गई, ट्रेन पकड़ के घर चली गई होगी, बोला तो था उसने ऐसा ही। फिर हम लोग थोड़ा पकौड़े खाए और थोड़ी आराम किए, फिर वहाँ से चल पड़े। आते समय एक बार फिर से हमने मंदिर में शरण ली, दूसरी मंदिर थी वहाँ बैठे, क्योंकि उस दिन गाड़ियाँ बिल्कुल बंद हो गई थी, हमें पैदल ही मंदिर तक आना था। फिर थोड़ा चलते चलते पैर में छाले तो पड़ ही गए थे। चप्पल की दुकान दिखी तो वहाँ से चप्पल लिया और थोड़ा आराम हुआ। ऐसे पहले ही पैर छिल चुका था मेरा चप्पल नहीं होने के बावजूद। तक हम लोग काफ़ी थक गए थे। फिर एक राम जी की मंदिर दिखी जो 200 साल पुरानी थी और वहाँ ऐसे रुकने की भी व्यवस्था थी, तो हम लोग वहाँ गए। थोड़ा जिस मंदिर में हम लोग रुके थे वहाँ मोबाइल चार्ज की व्यवस्था थी। हमने अपना थोड़ा देर आराम किया और मोबाइल चार्ज किए और मंदिर में प्रणाम किया, भगवान का आशीर्वाद लिया और थोड़ी ही देर बाद वहाँ से आलोपी मंदिर के लिए चल दिए। करीब आधा घंटा 45 मिनट चलने के बाद हम लोग मंदिर पहुँच गए। वहाँ जाते ही हमने तुरंत कंबल बिछाई, आराम करने लगा कि अब बस 2 दिन हो गए थे और बहुत ज़्यादा थक गए थे क्योंकि पैर में छाले और आँखों में नींद थी। तो हमने कंबल बिछाया, गीले कपड़े थोड़े फैलाए और सोने की व्यवस्था कर चुके थे हम लोग कि थोड़ा अब यहीं रुककर आराम करना है। सोने से पहले मेरी बात मेरे पतिदेव से हुई, उन्होंने भी कहा कि ठीक है तुम लोग आराम करो, मैं टिकट देखता हूँ। फिर 1 घंटा सोने के बाद काफ़ी अच्छा लगा और थोड़ा आराम भी हुआ। फिर हम लोग उठे, फिर मैंने अपने पति को कॉल किया, तब तक उन्होंने बताया कि हमारा टिकट का रिटर्निंग टिकट कट चुका है। तुम लोग का रिटर्निंग टिकट सुबह के 8 बजे की है, प्रयागराज से गोरखपुर की रिटर्निंग टिकट। हम लोग बोले चलो अभी टाइम है। फिर दोपहर में लंच किया, शाम में भी थोड़ा आरती देखी, थोड़ी शॉपिंग की और फिर रात होने से पहले हमने सोचा सुबह की ट्रेन है, झूसी स्टेशन से हमारी ट्रेन थी, तो हमने अपने अपने सामान भी अलग कर लिए। जितना भी प्रसाद था मैंने और भतीजी को दे दिया और खुद रख ली। गंगा जल भी हमने अलग कर लिया, सारे कपड़े वगैरह भी एक दो अलग कर लिए, क्योंकि अब यहाँ से हम लोग दोनों अलग ही होने वाले थे। वो गोरखपुर जाने वाली थी और मैं इधर गुवाहाटी, और अभी एक साथ हम लोग गोरखपुर ही जाने वाले थे। पति देव ने किसी भी तरह करके कंफर्म टिकट ले लिया था, जो कि एक ब्रेक जर्नी होने वाली थी। पहले तो मेरी टिकट झूसी से गोरखपुर की थी, जो हम दोनों एक साथ जाते, फिर गोरखपुर मेरी भतीजी रुक जाती और गोरखपुर से मेरी टिकट कटिहार की थी और कटिहार से फिर तीसरी ट्रेन थी जो कि कामाख्या की थी। तो इस तरह से ब्रेक जर्नी थी। ये अच्छा लगा कि सारे टिकट कंफर्म थे। अब शाम की आरती के बाद आलोपी मंदिर से हम लोग बाहर निकल गए। थोड़ी दूर चलने के बाद हमें ऑटो मिली, उसमें बैठ गए और वहीं झूसी स्टेशन जाना था तो वहाँ पहुँचा दिए ऑटो वाले ने। वहाँ उतरकर हमने होटल में रात का खाना खा लिया, उसके बाद स्टेशन के अंदर चले गए। वहाँ जाकर रात
बैठ के सो के थोड़ा बीता, क्योंकि सुबह की ट्रेन थी। तो सुबह वेट ही कर रहे थे ट्रेन, तभी अनाउंसमेंट हुआ कि ट्रेन काफ़ी लेट है, 5-6 घंटा। तो हमारी ट्रेन जो 8 बजे आने वाली थी सुबह में, अब वो 12 बजे तक आएगी। फिर वहीं ब्रश वगैरह हम लोग किए, जो मैं गुवाहाटी से स्नैक्स बना कर लेके गई थी, हमारा नमकीन ठेकुआ ये सब हम लोग वहीं खाए। और 12 बजे ट्रेन आई। ट्रेन आते ही हम लोग ट्रेन में बैठ गए और थोड़ा आराम किया। आराम करने के बाद थोड़ा हम लोग दोनों लेट गए, और लेटते ही इतनी गहरी नींद आई कि हमारा लंच भी मिस हो गया। फिर कुछ स्नैक्स वगैरह खाकर हम लोग काम चलाए। उसके बाद हम लोग रात के करीब 11:50 में वहाँ गोरखपुर स्टेशन पहुँच गए। स्टेशन पहुँचने के बाद हम लोग खाना ढूंढ रहे थे पर दिखी नहीं। तो आने के बाद मेरे पति का फ़ोन आया कि एक लड़का का कॉल आया था, और वो बोल रहा था कि मम्मी अच्छे से घर पहुंच गई। वो वही लेडीज़ थी जो आरा की थी, वो खो गई थी, तो तुम किसी को 100 रुपया दी हो? मैं बोली हाँ। तो वो लड़का बोल रहा था देने के लिए, मैं मना किया लेकिन फिर वो नहीं माना, बोला नहीं डाल देता हूँ। मैं बोला ठीक है। तो उन्होंने हमारा पैसा भी वापस कर दिया था। और पर हाँ, ये था सुकून कि वो अच्छे से घर पहुँच गई थी, बहुत खुशी हुआ था। रात भर गोरखपुर स्टेशन रुकने के बाद सुबह 8:30 में मैं कटिहार वाली ट्रेन में बैठ गई और भतीजी गोरखपुर अपने हॉस्टल चली गई। मैं फिर से अकेली थी, पर कुंभ स्नान के बाद मन में विश्वास बहुत ज़्यादा हो गया था, मन काफ़ी शांत था। फिर ट्रेन में बैठते ही मैंने खाना तुरंत ऑर्डर कर दिया, और थोड़ी देर बाद खाना आ गई तो खाना खाई, दवा ली क्योंकि गला भी दुख रहा था, खांसी हो गई थी तेज़, और थोड़ा सो गई। फिर उसके बाद मोबाइल में भी मैं वॉच कर रही थी अपना स्टेशन टाइमिंग ये सब। फिर रात के 10 बजे मैं कटिहार स्टेशन उतर गई, और उसके बाद सारा रात कटिहार स्टेशन वेटिंग रूम में रही। सुबह की 4 बजे की ही ट्रेन थी कामाख्या की, पर वो ट्रेन भी 10 घंटे लेट थी। फिर पूरा दोपहर तक मुझे वेट ही करना पड़ा। सब्जी पूरी वगैरह खाया, और दोपहर को 2 बजे ट्रेन आई तो बैठी, और फिर एक निश्चित हो गई कि अब सीधे कामाख्या ही उतरना है। फिर मैंने खाना ऑर्डर कर दिया, खा लिया ट्रेन में, और अभी खुशी भी थी कि अब जल्दी घर पहुंचने वाली हूँ, और बहुत अच्छा भी लग रहा था। फिर रात के 2 बजे कामाख्या उतर गई थी मैं। फिर मेरे पतिदेव आए और मैं उनके साथ घर आने ही वाली थी। मैंने 2 बजे रात में उतरी तो मेरे पतिदेव आए, उनको मैंने फट से अपना दोनों बैग दे दिया। वो बैग लेते ही बोले बहुत भारी है, कैसे उठाई, और हंसने लगे। मैं बोली बस हो गया। फिर हम लोग घर आ गए, बच्चे भी खुश थे, वो भी खुश थे। और अगली सुबह मैंने अपनी सासू माँ को कॉल किया आशीर्वाद के लिए। सासू माँ ने आशीर्वाद के साथ साथ मुझे एक बहुत अच्छी बात बताई, जो कि मेरी महाकुंभ यात्रा को पूरा करने वाली थी। सासू माँ मेरी, जो कि पूजा पाठ तीर्थ धाम नहीं करती है, क्योंकि मेरी शादी को 17 साल होने वाले थे, कभी भी उन्होंने पूजा पाठ के बारे में मुझे कोई सलाह नहीं दिया था, क्योंकि वो खुद ही नहीं करती हैं। इसलिए इस बार वो बहुत खुश थी, क्योंकि मैंने कहा था कि ये कुंभ स्नान मैंने हमारे पूरे परिवार के लिए किया है, और आने वाली दूसरी जनरेशन के लिए भी किया है। मेरी दिल से बहुत इच्छा थी, इसलिए मैं स्नान करने गई थी। तो इस वजह से कहीं ना कहीं वो थोड़ा खुश थी, और तभी उन्होंने कहा कि अब स्नान तो कर ही ली हो, और अब अपने हाथों से भोजन बनाकर अपने आसपास के लोगों को खिला दो, और ब्राह्मण को कुछ दान दे दो, तभी तुम्हारा ये महाकुंभ स्नान पूर्ण होगा। मुझे ये सुनकर बहुत अच्छा लगा, मैंने तुरंत हाँ कर दिया, और अगले दिन अपने आसपास के लोगों को अपने हाथों से बनाकर प्रेम से शाम को भोजन करवाई। उस दिन मैं सुबह से किचन में खाना बनाने में लगी थी। मेरे पतिदेव भी बाहर से सारे इंतज़ाम किए। प्रसाद का खाना बनाते वक्त की फीलिंग बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही थी। इस महाकुंभ स्नान के वजह से हमारे घर में दावत है, इसलिए मैं और मेरे पतिदेव भगवान के बहुत शुक्रगुजार हैं कि ये दिन 144 साल बाद आया है, और ये हमारे जीवन का कभी ना भूलने वाला पल बन गया है।
सभी लोगों के खाने पीने के बाद मन बहुत शांत हुआ। तभी मैं मेरे कान्हा जी के पास गई और बोली, आपने तो सब कुछ यूं ही कर दिया, इतना तो मैं कभी सोची ही नहीं थी। ये सारी चीज़ें मुझे एकदम चमत्कार की तरह लग रही थी। पहले तो आलोपी शंकरी देवी जी, जो कि 51 शक्तिपीठों में से एक है, का दर्शन करवाना, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करवाना, तुरंत गाय की बछिया को खिलाना, लेटे हुए हनुमान जी का दर्शन, मेरे जरिए एक औरत का मदद करवाना, ये सासू माँ के कहने पर लोगों को दावत करवाना, मेरी इस महाकुंभ यात्रा को पूर्ण महाकुंभ यात्रा आप ही करा सकते हैं। और मैं तो दोस्तों, मेरी आप लोगों से अपनी महाकुंभ यात्रा का अनुभव साझा करने का यही उद्देश्य था कि मन में श्रद्धा और विश्वास के साथ अगर हम लोग कदम बढ़ाते जाएं तो आगे के रास्ते अपने आप खुलने लग जाते हैं। राधे राधे।